हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रोजाना की जिंदगी में होने वाली ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी बुक में कवर की हुई है वो है करोजन। करोजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। कैसे है चलिए बात करते हैं। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. जब एक मेटल पे अटैक किया जाता है कुछ चीजों के द्वारा जो उसके आसपास होती हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो इससे जो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये करोड होना शुरू हो गया है, मतलब इसकी सरफेस अपनी शाइनिंग लॉस करना शुरू कर देगी, शाइनिंग खत्म होना शुरू हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम लोग करोजन बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। सिल्वर की किसी चीज के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है तो वो एक करोजन की एग्जाम्पल होती है। वो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनती है सिल्वर के ऊपर, जो बनती कैसे है, सिल्वर एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बना लेता है जो ब्लैक होती है कलर में। और कॉपर के ऊपर अगर करोजन लगता है तो उसके ऊपर किस कलर की लेयरिंग आ जाएगी, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। कॉपर का कलर आपको पता है प्योर का ब्राउन होता है, लेकिन करोजन होने के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाएगा क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो वहां पर बन जाती है। इसके अलावा आयरन आर्टिकल्स ये बहुत कॉमन है, ये आप हम सबने देखा है कि कोई भी लोहे की चीज हो उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर, कौन से कलर की, रेडिश ब्राउन की। रेड ब्राउन कलर का एक पाउडर एक पापड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग करोजन बोलते हैं। तो करोजन में होता क्या है, ऊपर वाली सरफेस पे अटैक होता है और वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, और करोजन जो है वो डीप 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 चलता रहता है। मतलब क्या है, ऊपर सरफेस खत्म हो गई, फिर वो जो नई सरफेस आ गई है उसके ऊपर करोजन लग जाएगा, तो ऐसा करते करते पूरी की पूरी मेटल ही आपकी खराब हो जाती है। करोजन से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए करोजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग काफी सारी चीजें यूज करते हैं। नॉर्मल अगर आप जनरल लाइफ की बात करें तो आप पेंट करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो वो गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, अलॉइंग कर देते हैं। तो इसके बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे कि हाउ टू प्रिवेंट करोजन, थोड़ा ब्रीफली। मतलब ये चीज ये है कि करोजन जो है वो हमारे लिए एक नुकसान वाली चीज होती है, कहने का मतलब ये है। और ये एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन की है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। हाँ जी, रेंसिडिटी क्या है? When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. यहाँ पे फूड भी आएगा। जब किसी ऐसे फूड में जहां पर फैट और ऑयल का यूज किया जाता है, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आएंगे और एयर में कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है उस फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करेगी और उस चीज को वी कॉल रेंसिड, और उससे क्या होगा, उनकी स्मेल और जो टेस्ट है वो बदल जाता है। ये भी एक कॉमन एग्जांपल है जो आप हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, आप उसको ओपनली एयर में कुछ देर के लिए रख दो, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी बदल जाती है। उसी चीज को वी कॉल रेंसिडिटी, और इससे जो खाना है उसका स्मेल और टेस्ट दोनों में बदलाव आते हैं। और ये क्यों हो रहा है, जब खुले में किसी चीज को रखा जाता है तो वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, एयर के अंदर एक ऑक्सीजन गैस भी है, तो वो ऑक्सीजन गैस उस चीज के साथ, ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट कर देती है
और जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और स्मेल और टेस्ट फूड का बदल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो ऑक्सीडेशन या फिर रेंसिडिटी को रोकने के लिए जिन फूड में फैट और ऑयल का यूज होता है उनमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ऑक्सीडेशन को बचा के, मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसी चीजें हम लोग ऐड कर देते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को स्लो करना चाहते हैं, मतलब रुक नहीं सकती लेकिन स्लो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फूड क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे जार में आप डाल दोगे जो एयर टाइट हो जाए। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी चीज खाते हैं, बिस्किट लगा ले, नमकीन लगा ले, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना यूज किया उसके बाद उसको अच्छी तरीके से रबड़ वगैरह बांध के फिर कंटेनर में अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि एयर का क्रॉसिंग ना हो, क्योंकि अगर एयर क्रॉस नहीं होगी तो सिंपल है कि ऑक्सीजन इन आउट नहीं हो पाएगा और अपना फूड वहां पर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट एयर का उसके अंदर होता ही है, तो कुछ ऑक्सीजन तो होगी ही, तो वो ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो पाएगा जितना कि ओपनली हम लोग उसको रख देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है कि ऑक्सीडेशन तो फिर भी होगा लेकिन उसका होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा अगर आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड को रख दोगे। Chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized. हम लोग देखते हैं जो मार्केट में लेज अंकल चिप्स या कुरकुरे के पैक मिलते हैं, हम लोगों को लगता है कि इसके अंदर हवा भरी है, एक्चुअली वो हवा नहीं होती, वो गैस होती है जिसे अपन नाइट्रोजन गैस कहते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस मटेरियल के आसपास एक लेयर बना लेती है और वो ऑक्सीजन के साथ उस फूड मटेरियल को कांटेक्ट में नहीं आने देती। तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और इस वजह से जब आप पैकेट को खोलते हो तो आपके जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, वो बढ़िया स्मेल और बढ़िया टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे आप पैकेट खोल देते हैं तो नाइट्रोजन बाहर हो जाती है, नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में अपना वो सामान आ जाता है और अगर उसको प्रॉपरली सही टाइम पे यूज ना किया जाए तो फिर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है और वो चिप्स, वो कुरकुरे थोड़ी टाइम के बाद उनका स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। तो यही लिखा है इन्होंने कि जो आप बात करते हैं कि इनके अंदर हवा भरी हुई है, वो हवा जो होती है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होती है, जिसे चिप्स कुरकुरे बनाने वाले खुद उसके अंदर फ्लश करते हैं गैस को ताकि ऑक्सीडेशन रोका जा सके और फूड मटेरियल लंबे समय तक ठीक रहे, टेस्ट में भी और स्मेल के में भी। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था मेरे पास और आपको पता है कि इसका कलर ब्लू होगा और सॉल्यूशन लिखा है तो एक्वस लिख देंगे। आयरन नेल डिप की गई है, सॉलिड फॉर्म में होगी, तो कहते हैं कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, और हमें पता है आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और कलर क्या हो जाएगा, कलर लाइट ग्रीन हो जाता है और कॉपर बाहर हो जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और कॉपर का फॉर्म सॉलिड होगा, ब्राउन कलर की जो आयरन नेल है वो बन जाएगी, यानी कि आयरन नेल के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी ब्राउन कलर की। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट reaction will take place, iron is more reactive than copper, iron removes copper from its solution, so color of copper sulfate solution changes। तो ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से,
आयरन कॉपर को रिमूव कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और इस वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और वी कैन से कलर जो है वो फेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। रिएक्शन जरूर लिखें, चाहे वहां पे डायरेक्टली बताया गया है चाहे नहीं बताया गया है। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, तो काइंडली रिएक्शन लिखें जिस क्वेश्चन की भी बनती है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। सेकंड देखिए, give an example of double displacement reaction other than the given in activity 1.10। डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देनी है हमें, और उन्होंने बोला है कि एक्टिविटी 1.10 वाली नहीं होनी चाहिए। 1.10 वाली में क्या था, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से आप रिएक्शन करवा रहे थे। तो बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था, ये चीज थी। तो इसको छोड़ के कहते हैं कोई और एग्जांपल दे। खैर एग्जाम में ये तो नहीं आएगा कि इसको छोड़ के वो दे या वो छोड़ के ये दे, अदरवाइज मतलब एक तो रिएक्शन ही हो गई। दूसरा था हमारी एक्टिविटी 1.2 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थी, जिसमें क्या था, लेड नाइट्रेट का अपन ने सॉल्यूशन लिया था, उसमें ऐड किया था पोटाशियम नाइट्रेट, नहीं सॉरी पोटाशियम आयोडाइड, के आई, ये भी एक्विस था। तो हुआ क्या था, लेड आयोडाइड जिसका कलर था येलो प्रेसिपिटेट, और साथ में एक्विस पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास सॉल्यूशन बना था। बैलेंस कर देंगे, इधर 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो आपको तो चाहे 2 अच्छे से एग्जाम्पल हर रिएक्शन की आनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर में पूछते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉपरली स्टेट सिंबल, फॉर्मूला, नेम अच्छे से वहां पर लिखना है। और अगर पीपीटी बनता है तो पीपीटी का कलर और उसका नेम जरूर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को पहचाने दैट आर ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुए हैं, एंड सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस, और जो रिड्यूस हो गए हैं और आपको रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर के इस पार सोडियम अकेला है और उस पार सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम यानी Na क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। सोडियम ऑक्साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ है कि जो रिएक्टेंट साइड है उसी का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट साइड से कोई आंसर नहीं बनेगा। ओके, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। अब अगर एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो दूसरा क्या जाएगा, रिडक्शन में। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गई है, यहाँ पर रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई और पार्ट है जो रिडक्शन में जाएगा ही जाएगा। कभी अकेला किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस होगा क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली है रिडक्शन में जाएगा। हालांकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बेसिस पे है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में कवर अप नहीं है, तो इसलिए हम भी कवर नहीं करेंगे। सिंपली बस ये याद रखें, अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो दूसरी रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट वन बहुत आसान है। यहाँ पे बॉर्डर के इस पार कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन दूसरी तरफ देखा अकेला कॉपर रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, इसने अपनी जो ऑक्सीजन है वो लूज कर दी, और ऑक्सीजन का लूज होना किस में जाता है, रिडक्शन में जाता है। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर
रिडक्शन यानी रिड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है H2 यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है जी, लेकिन वैसे भी क्लियर है, देखिए H2 अकेला था, बॉर्डर के बाद H2O बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया है, गेन कर लिया। जब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया, अगर एक चीज रिडक्शन में है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन में जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो इन टेक्स्ट में आपके पास आ रहे थे। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग वो डन करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।